Students, our next chapter is current electricity. First, you understand what is current. When charges started, when we used to study electrostatics, in that case, your charges were steady. That your charges were at rest. All right. But now in this condition, your charges will be in the motion. All right. Or that will depend on the time. At particular time, how many of the charges flown. है So that is the thing that I have written here. The current is charge per unit time. मतलब charge flowing per unit time. अब कैसे किसको मैं मान लूं चार्ज कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है सो दिस इज नेट चार्ज राइट दिस इज नेट चार्ज नॉट positive charge or not negative charge. The current can be from both the positive charges and negative charges. All right. But let's take a condition. Let us imagine a area. आप आंख बंद करके एक एरिया को इमेजिन कीजिए जहां से पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो रहे हैं. इमेजिन कर रहे हैं आप आंख बंद के इमेजिन कीजिए और उसमें आप देखिए कि आपके पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होंगे किसके electron will be flowing this direction so the positive charge will be flowing the opposite direction so the net charge will be q plus minus q minus all right ये पॉजिटिव चार्ज के लिए और ये नेगेटिव चार्ज के लिए जब आप नेट चार्ज निकालेंगे यदि आपके पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे तो you will get positive value and if your negative charges are more then you will get a negative value all right this is condition so this q for the net this q for the net charge all right यदि आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो you will get positive नेगेटिव चार्ज ज्यादा है आपका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा है so in that case you will get the negative sign right so now if we consider a delta q with the net charge flowing हम सपोज कर रहे हैं कि डेल्टा q जो है इस नेट चार्ज है किसी भी एरिया में मैं न तो अभी किसी को कंडक्टर को लिया है ना सभी कंडक्टर को लिया है ना किसी इंस्ट्रूमेंट को लिया है we have considered an imaginary area जहां पे आपके दोनों चार्जेस फ्लो हो रहे हैं all right so delta q with the net charge flowing during time interval delta t all right किसी delta t इंटरवल में कितने चार्जेस फ्लो हुए so that is q by t that is delta t upon delta t because लिमिट क्यों लगाया क्योंकि हम बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं all right so this is a scalar quantity why it is a scalar you would be thinking that it has a direction but it does not follow the जो वेक्टर अलजेब्रा आपने पढ़ा है उसके कुछ जो रूल्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करता है so that is not considered as vector की प्रॉपर्टीज को होल्डर नहीं करता है so that is considered as scalar quantity and its unit is ampere all right so you would have seen in your daily life जैसे lightning होता है clouds से जब अर्थ में आप देखते होंगे एकदम से स्पार्क जनरेट होकर डिस्चार्ज होता है तो एक करंट फ्लो होता है और वो करंट बहुत ज्यादा होता है 10,000 ऑफ द एम्पियर्स ऑलराइट सो बहुत ज्यादा करंट होता है उसमें क्योंकि चार्जेस एकदम क्लाउड से एकदम अर्थ पे द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर को एग्जांपल देके कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में आपके चार्जेस किस तरीके से फ्लो होंगे ऑलराइट आप इसको एक काम करिएगा यहां पे आप लिख लीजिएगा एसआई यूनिट जो है इसकी यहां पे ऑलराइट लिख देता हूं फिर से SI unit is एम्पियर राइट और इसका जो SI यूनिट है एम्पियर है और इट्स अ स्केलर क्वांटिटी राइट ये स्केलर क्वांटिटी है नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड टू सी अ कंडीशन फॉर द कंडक्टर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग राइट अब आप कंसीडर करिए आपके कंडक्टर कई प्रकार से हो सकते हैं फॉर एग्जांपल आप एक सॉलिड कंडक्टर है या फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है सपोज करिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों फ्लो करते हैं और एक ऐसा कंडीशन लीजिए जहां पे सिर्फ कंडक्टर है वो भी सॉलिड कंडक्टर है तो एटम्स दे विल बी फिक्स्ड बिटवीन द कंडक्टर लेकिन जो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे कंडक्टर में कैन इजीली मूव वो इजीली मूव कर सकते हैं
और दे कैन कोलाइड विद द आयंस एंड दे कैन रैंडमली मूव। और जैसे यदि हम इसको कंडक्टर सपोज करें, चलिए इसको मैं नई सीरीज से बताता हूं आपको। यदि आपका एक कंडक्टर है तो इस केस में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन सपोज करिए, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, वी आर सपोज दैट दिस पॉजिटिव आयंस, क्योंकि जो आपका जो एटम होता है कुछ इस तरीके से होता है पॉजिटिव, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उस केस में फ्री होते हैं। किस केस में? आपके कंडक्टर केस में, वैलेंस बैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। सो you have to consider this positive ion to be fixed, alright। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ मूव कर सकते हैं। किस केस में? सॉलिड कंडक्टर के केस में। यदि आप सपोज करिए आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया, किसी भी कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। इफ यू आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, योर पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड योर नेगेटिव चार्ज विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो करंट की डायरेक्शन होती है that will be always opposite to the direction of electron. The direction of current will always be opposite to the direction of electron. Understood? यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो आपका करंट, आपका जो इलेक्ट्रॉन है किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपको एटम के केस में मैंने समझाया था। अब देखिए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपके नेगेटिव चार्जेस इधर इधर इकट्ठा हो जाएंगे और द पॉजिटिव वाले इधर हो जाएंगे, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर विल बी जीरो, क्योंकि ये सरफेस पे आ गए। मतलब ये यदि हम इसको कंसीडर करें इस टाइप से है तो चार्जेस आपके इधर आ गए हैं और नेगेटिव चार्जेस आपके इधर आ गए हैं, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी जीरो। राइट, समझ में आ गया आपको? अब ऐसा क्या कर दें फ्रेंड्स कि अब देखिए, आप एक बात सोचिएगा, अब जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया होगा तो वहां पे आपको कुछ करंट मिला होगा, इलेक्ट्रिक करंट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला होगा, लेकिन दैट वाज फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जैसे ही आपका यहाँ आ गया करंट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। मतलब किसी भी माइनूट सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए आपके इलेक्ट्रॉन ने मूव करते समय आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया होगा, लेकिन दैट वाज अ वेरी स्मॉल करंट। अब हम ये चाहते हैं कि इस कंडक्टर में कंटीन्यूअस करंट फ्लो तो होता रहे, लेकिन ये कैसे करेंगे? अब आप सोचिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंटीन्यूअस, चलो सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ दें कि ये जो आपका जो करंट है वो कंटीन्यूअस फ्लो होता रहे। समझ आ रहा आपको? तो चलिए यहाँ पे हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे एक बैटरी लगानी पड़ेगी, हाँ। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए, फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स आना चालू कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे उसको पुश करेगा, so these electrons because of this potential, minus potential, they will be repelled and so they will start moving in this direction। तो आपका जो यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगेगा इधर से, ठीक है। सो ये क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो इधर से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इधर नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो आपका इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आता जाएगा। आपके इलेक्ट्रॉन ने फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, इधर से जनरेट होगा, आपका इलेक्ट्रॉन इधर से पुश करेगा, तो आपका ये कंटीन्यूअस क्या होगा? एक प्रोसेस हो जाएगी आपका इलेक्ट्रॉन को रोटेट, इलेक्ट्रॉन को एक कंटीन्यूअस फ्लो देने के लिए। ऑलराइट, यदि आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, सो योर करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। This is higher potential, this is at lower potential. So your current will start flowing from higher potential to lower potential. तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरीके से। समझ आया आपको? So this is the case for the conductor when we have supposed that our positive ions are fixed and our negative charges electrons are only free electrons. All right,
they are free electrons, so they can easily move within the conductor. अब this was the basic idea कि हमको बैटरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम कंटिन्यूअस फ्लो कराना चाहते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंडक्टर में हम कंटिन्यूअस फ्लो कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और यदि आप ये देखिए कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऑलराइट। So they will start electron will start moving from this in this direction. So आपका एक continuous flow मिलता जाएगा. But there can be other cases जब आपका electrolytic solution, so आपके positive उसमें charges भी होंगे और positive ions भी होगा और negative ions भी होगा. So we will have a combined effect of these two. Alright. So उस केस में आपको एक अलग तरीके से उसको स्टडी करना पड़ेगा. That will be another case. So now इसी से हम समझते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को आप देखिए, ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है V is directly proportional to I, ठीक है। Higher will be the potential difference, higher will be the current, मतलब यहाँ यदि potential difference जितना ज्यादा हम क्रिएट करेंगे उतना ही अपना तेज क्या होगा, करंट होगा। मतलब you will have, यदि आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से आप ज्यादा क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे और तेजी से फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल, यदि क्योंकि हायर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मोर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो इस तरीके से ज्यादा रोटेट, मतलब कि कंटीन्यूअस चेन में आएगा लेकिन बहुत फास्ट हो जाएगा। उस केस में आपको करंट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। आपको यहाँ पे यदि एक कांस्टेंट रखना हो तो क्या रखोगे, आर, आई आर सुना है आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये, ठीक है। तो V equals to IR, R is the constant, that is called resistance, और R is fixed for any conductor or any insulator or any semiconductor। हर एक मटेरियल के लिए, हर स्पेसिफिक मटेरियल के लिए आपका जो रेजिस्टेंस होगा that is fixed, that depends on the different things, that depends on the length, that depends on the area, all right, we will talk it later on, but V upon I is R, मतलब कि आपका V upon I क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि R कांस्टेंट है तो V upon I की जो वैल्यू होगी that will also be a constant। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि R किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है, that depends on the, R depends on, R only depends on length, R डिपेंड करता है किसी भी आपका जो सपोज करिए यही है कंडक्टर है, इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रेजिस्टेंस कितना होगा। R is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, R equals to, R is directly proportional to L upon A, so R equals to rho L upon A, where rho is called resistivity of the material। हर एक मटेरियल के लिए, हर एक चाहे कोई सेमीकंडक्टर हो, चाहे आपका इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर हो, हर एक मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी डिफाइंड है। जैसे गोल्ड के लिए कुछ अलग रेसिस्टिविटी होगी, सिल्वर के लिए कुछ अलग रेसिस्टिविटी होगी, रेसिस्टिविटी की एक वैल्यू होगी, एक जो पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हम बेसिकली इसमें जब हम कैपेसिटर्स को पढ़ रहे थे वहां पे हर एक मटेरियल का, हर एक इंसुलेटर का हम एक डायरेक्ट कांस्टेंट बता रहे थे कि हर एक जैसे वाटर का 81 है ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी भी मटेरियल की एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो इन द सेम वे वी हैव अ फिक्स्ड रेसिस्टिविटी वैल्यू फॉर different materials, whether it can be insulator, conductor or whatever you want, alright। so rho की आपकी एक अलग वैल्यू होगी। यदि आपका लेंथ और एरिया यूनिट हो जाए तो आपका जो R है, यदि आप if your L equals to 1, area equals to 1 unit, alright, then आपका R क्या हो जाएगा, R will be equals to rho, तो आपका रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी R के बराबर हो जाएगी कब, जब आपका लेंथ यूनिटी हो और आपका एरिया भी यूनिट हो, ठीक है, एक यूनिट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका जो ओम्स लॉ ने आपको बताया कि हायर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्ट, बिटवीन these two surfaces,
So definitely there must be higher current in that particular conductor or any material. आपका जो रेजिस्टेंस है R है, आई कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी भी मटेरियल के लिए। आप यदि उसको आप मेटल यूज कर रहे हैं, आप इंसुलेटर यूज कर रहे हैं और या फिर सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। So definitely you will get some different kind of values in different kind of materials. So if you got an idea, this resistance is fixed for a particular material. This does not depend on this, and V upon I has also a fixed value, which is equals to R. Right? So now this and our resistance value depends on the geometrical construction of your conductor, insulator, or any kind of semiconductor. तो उसका ज्योमेट्रिकली आपने किस तरीके से उसको डिजाइन किया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रेजिस्टेंस का उस पर्टिकुलर मटेरियल का वैल्यू क्या होगा। तो वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम दोनों का कंबाइन कर दिया तो एक हमको एक कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे भी, जो एक पर्टिकुलर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। ठीक है, डेफिनेटली दिस रो विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट kind of materials. Yes, students, we have this formula of Ohm's law, V equals to IR. R equals to rho L upon A. You got it? As I told you that when we have a conductor of any length L, definitely if we are providing potential difference from here to here, all right. So V into this V equals to क्या हो जाएगा? E into D. V equals to क्योंकि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस साइड फ्लो करेंगे? इधर साइड फ्लो करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो आपके जो करंट फ्लो होगा, करंट आई विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सो V इक्वल्स क्या हो जाएगा? E इनटू दिस डिस्टेंस L। समझ में आ गया आपको? तो यहां पे हमने वही किया है, V की जगह में E इनटू L कर दिया है, और I अपॉन एक मैंने क्वांटिटी यहां पे बताया है। यहां पे देखिए आप, यहां पे मैं कॉलम में डाल देता हूं इसको। अब यहाँ पे आप देखिए J जो होता है करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला जनरेट होता है। करंट डेंसिटी इज नथिंग बट द करंट पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट हैव द डायरेक्शन, एरिया आल्सो हैव इज एरिया आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, अंडरस्टूड? किसी पर्टिकुलर एरिया में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज योर करंट डेंसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज करंट डेंसिटी। ऑलराइट, so you would be thinking that why should I not put this value into this? So I upon A is equals to हो गया J। अब L से L तो कैंसिल हो जाएगा भैया, G E equals to हो जाएगा J into rho। So now when we talk about the resistivity of any material, definitely there must be a opposite of it which is called conductance. So conductance must always be रेसिप्रोकल ऑफ दिस रो। ठीक है, जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, इसका उल्टा होगा। सो कंडक्टिविटी विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की हमको कंडक्टिविटी निकालनी है, दैट विल बी अपोजिट ऑफ द रो। सो ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की यदि हम बात करें, आप चलिए ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी का ओरिजिन कैसे हुआ उसकी हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक पे। यदि हम कंसीडर करें किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल कोलाइड विद द फिक्स्ड आयंस, क्योंकि हमने पहले बताया कि किसी भी यदि सॉलिड से कंडक्टर की बात करते हैं तो दे विल हैव फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड फ्रॉम देम एंड दे विल emerge with the same speed, but the direction of the electrons will be changed, that will be in the random direction. So when they will collide each other, तो एवरेज हम वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। लेकिन यदि हम एक पर्टिकुलर मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं रैंडमली आफ्टर कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस, दे विल हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस। सो इफ वी कंसीडर, सपोज करिए यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके, बहुत सारे दे विल, सबका अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है, सबका अलग अलग डायरेक्शन है इस तरीके से। तो हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। हम तो सबका ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या भीड़ में
1000 लोग हैं तो हम किसी को एक को यदि पॉइंट आउट कर लें कि हाँ भैया इसके ऊपर गोला लगा दें, ठीक है, आप एक कुछ कलर लगा दें किसी व्यक्ति के ऊपर, तो हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए हमने एक इसके ऊपर एक हमने एक सर्कल बना दिया। अब यदि ये रैंडमली और मूव कर रहा है तो इसको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए केस में देखेंगे और फिर उसके बाद हम पूरे सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को देखेंगे कैसा बिहेवियर कर रहा है, फिर उसके बाद बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को हम इजीली समझ पाएंगे। इफ वी कंसीडर ऑल इलेक्ट्रॉन्स एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 सिंस द डायरेक्शंस आर रैंडम। मैंने पहले ही बताया किसी भी कंडक्टर के अंदर की जो बात है, हमें आप किसी के कंडक्टर के अंदर की बात बता रहे हैं, है ना, कि अंदर उसके क्या हो रहा है उसके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव कंसीडर्ड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। यदि हम किसी ith इलेक्ट्रॉन को ले लें, मान लीजिए दिस इज ith इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, यदि एक की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, टोटल से डिवाइड हो जाता है ना, तो टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय n सो इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, अब सपोज करिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। When your electric field is there, definitely there must be acceleration because of electric force, right? So this is the m into a, किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है तो डेफिनेटली माइनस साइन होगा e into कैपिटल E। फोर्स होता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है, q e मैंने बताया था, F equals to q into e, वही लगा यहाँ पे। देन वेलोसिटी vi at a टाइम, किसी भी टाइम t पे हम vi जो किसी ith इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। v equals to u plus at, आपको पता है, आपको हमने पहले ही फॉर्मूला इसको पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशंस में, कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equals to u plus at, इनिशियल जो वेलोसिटी होती कंसीडर टू बी 0, सो u plus at, तो a की वैल्यू अपने पास ये है इनटू t। सो ना, दिस इज फॉर ith इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। Now if we consider number of electrons, I am telling you one more important thing, that is the relaxation time. The relaxation time is a very important thing you have to understand. The average time between the two successive collisions, all right, the average time between two successive collisions is called the relaxation time. अब suppose करिए हमारे पास n number of electrons है, one I can be 1 2 3 4 5 up to n numbers, so the average value of ti then must be equal to the relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम्स का मतलब हम एवरेज क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग, दे आर कोलाइडिंग विद द फिक्स्ड आयंस, they are emerging with the new speed and with the same speed, and they are colliding with the other particles. So in that case average velocity I already told you 0, but the average time of collision between the the average time of two successive collisions will be called the relaxation time. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा जरूरी है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सक्सेशन कोलिजन हो, या फिर 3 और 4 के बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन है वो एग्जैक्टली जो आप रिलैक्सेशन टाइम बता रहे हैं वो सेम हो सबके लिए? ऐसा नहीं. Relaxation time for this one to can be different, this can be different, but here we are talking about average. We are talking about average. यदि क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी का एज का वाइज हम यदि एवरेज निकालें तो आपको एवरेज निकालते तो आता है किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 13 है, किसी का 12 है. तो एवरेज यदि हम निकालें 100 लोगों का, यदि हमको 14 मिलता है सपोज करिए, तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि हम एवरेज 14 बता रहे हैं तो हर एक व्यक्ति की एज जो है वो 14 हो, ऐसा तो है नहीं. तो किसी की एज 10 भी हो सकती है, किसी की 15 भी हो सकती है, किसी की 14 भी हो सकती है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज of the whole class. So in the same way in this class, यदि ये कंडक्टर की क्लास है, कंडक्टर की क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यदि रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम यदि एवरेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिलैक्सेशन टाइम फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू द वैल्यू व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. ये एवरेज की बात हो रही है. रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज ऑफ सभी टाइम्स का जितने भी ith इलेक्ट्रॉन्स है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्टर में, उसके केस की हम बात करें तो एवरेज जो हमको मिलेगा दैट इज एवरेज ऑफ ti. एवरेज ऑफ ti between the two successive collisions will be called the relaxation time, that is tau. And we finally get the magnitude of current. हमने magnitude of current का हम कैसे निकालेंगे ये भी आप सोचिए.
मैं इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इसको हम समझाते हैं कि इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा। ये सपोज करिए दिस इज अ कंडक्टर, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वी मल्टीप्लाई बाय n, और क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय e। किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता होगा, तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, करंट उसी से जनरेट होगा, मल्टीप्लाई बाय a, ऑलराइट। और वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही तो ट्रेवल करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा x इक्वल्स टू vd इनटू डेल्टा t। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज मूविंग विद इन द कंडक्टर। तो वी गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, दैट इज I डेल्टा t इज इक्वल्स टू NEA vd डेल्टा t, ऑलराइट। सो आपका जो डेल्टा t है, डेल्टा t वो कैंसिल कर देंगे आप, तो आपको यहां से आप कैंसिल कर दीजिए इसको, ठीक है, आपका ये कैंसिल हो गया। नाउ यू नो वन मोर एक्सप्रेशन ऑफ द करंट डेंसिटी दैट आई टोल्ड यू, ये किसी का यूज नहीं है, ठीक है। अब मैंने करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन बताया आपको, I अपॉन A, आपका करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। सो यदि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, I डिवाइड बाय A, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, J इनटू A, ठीक है। तो यहीं पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ना तो हम किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम हर जगह मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, so definitely it will depend on the direction, but we are here whatever we are discussing that is all about magnitude। so यहाँ पे हम हर जगह मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो we use this formula but we didn't bother about the sign because we are not depending on the direction। यहाँ पे मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है वहां पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं I equals to J A, है ना, और NE स्क्वायर टाउ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो A से आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा क्या, J इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ J कितना मिलेगा, NE स्क्वायर टाउ E डिवाइडेड बाय M। इतना समझ आ गया। तो आपको एक चीज और पहले से ही पता है कि जो करंट डेंसिटी है J इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इनटू E। सो दिस करेस्पॉन्ड्स टू अ सिग्मा वैल्यू। मैं यहां पर रब कर रहा हूं क्योंकि ith इलेक्ट्रॉन का मामला खत्म, अब हम सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ऊपर। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यदि किसी कंडक्टर को अज्यूम कर रहे हैं, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर। तो यदि आप भीड़ में, यदि 100 लोगों की भीड़ है, आप यदि उसमें एक को ढूंढने जाएंगे तो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यदि सभी सेम कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को किसी को सिग्नेचर देना पड़ेगा, एक को रेड से मालूम मार्क कर दिया। अब मुझे उसी को देखना है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। दैट विल बी इजी फॉर अस, दैट्स व्हाई वी चूज्ड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने जब एक के बारे में बिहेवियर देख लिया, भैया एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोशन कर रहा है, तो डेफिनेटली इन द कंडक्टर बाकी के भी इसी तरीके से मोशन कर रहे होंगे। यदि एक रैंडमली मोशन कर रहा है, मतलब सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो वही केस है। तो हमने फाइनली क्या किया, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑलराइट। सो नाउ यू गॉट एन एक्सप्रेशन दिस व्हिच कैन बी रिटन एज, मैंने पहले बताया J इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा E होता है, आपको एक्सप्रेशन पहले से पता है। सो ये इस तरीके से आपको दिया है NE स्क्वायर टाउ, ठीक है, डिवाइड बाय M। सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा विल बी NE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M। तो दिस इज कंडक्टेंस, आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू पता चलेगी। आप समझ रहे हैं ना, किसी भी रेसिस्टिविटी, किसी भी सिस्टम की रेसिस्टिविटी निकालना कितना मतलब आसान हो गया इस एक्सप्रेशन के थ्रू। हमने सिग्मा की वैल्यू निकाला, मैंने पहले आपको बताया कि सिग्मा इज रिलेटेड विथ रो, रो इज सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, या फिर सिग्मा इक्वल्स टू रो 1 अपॉन रो। यदि आपको सिग्मा पता चल गया, यू कैन इजीली फाइंड आउट रो। तो किसी भी कंडक्टर, किसी भी इंसुलेटर, किसी भी सेमीकंडक्टर की आपको रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो आप यदि आपने कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया, यू डेफिनेटली उसका मतलब है कि आपने रेसिस्टिविटी भी उसकी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो आप
को ये सिग्मा एक्सप्रेशन मिल गया। मैंने पहले जब टॉपिक लिखा था उसमें मैंने बताया था कि ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे और उसमें रेसिस्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। तो वी गॉट, तो ड्रिफ्टिंग को भी हमने समझा दिया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब यदि आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरीके से एवरेज हम ड्रिफ्टिंग की बात किए। अभी जब हमने कैलकुलेशन किया, ये दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्टिंग दैट यू गॉट। नाउ दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट रेसिस्टिविटी। आपने सिग्मा निकाल लिया, कंडक्टेंस निकाल लिया, दैट मींस आपने रो भी निकाल लिया है। तो रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। तो आप यहां से रो भी निकाल सकते हैं।